राजीव स्टडी पॉइंट में सभी छात्रों को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और देखा जाए तो मैं एक ऐसे इतिहास लेकर आपको आया हूं। देखा नए जोश जसोरेले से साथ मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। बिल्कुल जो नहीं जानता इतिहास में उसको सिखाने के लिए आया हूं। और इतिहास जो भी मैं देखा जाए तो चैप्टर ऐसे इतिहास के जो कभी नहीं पढ़ा है हमारा वीडियो देख लेगा तो 100% पूरा वीडियो क्लियर हो जाएगा और दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों आइए देखते हैं कि देखा जाए तो मैं इसके पहले एक वीडियो बनाया हूं। देखा गुलाम वंश के संस्थापक की हम बात करते हैं तो गुलाम वंश के संस्थापक हमारे यहाँ क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक मैंने पिछले वीडियो में अपने देखा जाए तो चैनल पर डाला हूं। अगर जो छात्र नहीं देखा है तो दोबारा जाकर हमें चैनल पर लॉगिन करके देख सकता है। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात है कि आज मैं चलता हूं कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ऐसा कौन सा सुल्तान भारत दिल्ली सल्तनत का बना था। तो देखिए सबसे बड़ी बात होती है कुतुबुद्दीन। देखो दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद यहाँ पर शासक कौन होता है दोस्तों? आराम शाह होता है। उसका नाम देखो, इसका एक पुत्र है बच्चा। देखिए भाई, पुत्र का नाम है आराम शाह। नाम है, देख रहे हैं, आराम शाह। आराम मतलब क्या कर रहा है? ये ज्यादा आराम कर रहा है, आराम शाह। और देखिए ज्यादा दिन तक शासक नहीं किया। ज्यादा दिन का मतलब है ये 1210 में ही ज्यादा 6, 7, 8 महीने काम मतलब रहा शासन में। और ये कहीं कहीं देखा जाए तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो ये अक्षम मतलब सक्षम नहीं, अक्षम था। अक्षम मतलब है कि पढ़ा लिखा वर्ग नहीं था और देखा आयासी जीवन व्यतीत करता था, शराब पीता था, जिससे कारण से आराम कर रहा था। मगर रही बात यह है कि आपको बता दूं, यही इल्तुतमिश ये इसी का देखा जाए तो एक प्रकार का ये कहीं ना कहीं दामाद थे। ये दोनों क्या थे? दामाद थे। तो ये समझ सकते हैं कि इनके साले थे। तो ये दोनों कहीं ना कहीं इसका रिश्ता भी आपको बता दे रहा हूं। इन्होंने इल्तुतमिश ने ही अपने साले को उड़ा डाला और उड़ाने के बाद ये खुद स्वयं दिल्ली का सल्तनत का सुल्तान बन जाता है दोस्तों। और ये कहीं ना कहीं इतिहास में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि पर देखा जाए तो ये कुल मिलाकर मतलब अपने ही खानदान को उड़ाकर खुद स्वयं शासक बन बैठा है। और इल्तुतमिश की आज हम पूरी स्टोरी बताने जा रहा हूं दोस्तों। आइए देखते हैं। तो इल्तुतमिश की कहानी की हम बात कर ले दोस्तों। इल्तुतमिश की कहानी जहां तक सवाल ही होता है, इनकी कहानी की सबसे बड़ी बात क्या होती है? पहले क्वेश्चन ये पूछता है दोस्तों, देखिए ये इल्तुतमिश देखिए है कौन? तो इल्तुतमिश है इल्बरी तुर्क। देखो दोस्तों, इल्बरी तुर्क इसको ध्यान दीजिएगा। ये कहाँ का रहने वाला, कौन जात का था? तो इल्बरी तुर्क था। इसको बहुत हर पॉइंट को देखते हुए काम करो। अगर कॉपी किताब निकाल लो भैया और अपने पूरे पॉइंट नोट करते जाओ। और यही फैक्ट्स मैटर है और इससे ज्यादा कुछ एग्जाम में नहीं आएगा वनडे में, मेरा दावा है इस चीज के लिए। चलते हैं दोस्तों। अब इसके बाद ज्यादा ध्यान दीजिएगा, इल्बरी तुर्क था। और देखा जाए ऐबक का, देखिए भैया ये सबसे बड़ी बात क्या होती है, यह ऐबक का गुलाम था दोस्तों। देखो ये ऐबक का क्या था दोस्तों? ये गुलाम था। ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक एक पॉइंट मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। और देखा जाए तो इन्होंने क्या किया था? देखिए भैया इल्तुतमिश ने क्या किया था? इल्तुतमिश ने ऐबक को, जानते हैं कि भाई देखिए सॉरी ऐबक ने इल्तुतमिश को देखिए 1 लाख जीतल में खरीदा था दोस्तों। देखो ये पॉइंट नोट कर लीजिए, खरीदा था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको बता दें, ऐबक ने इल्तुतमिश को 1 लाख रुपया देकर उनको खरीदा था। बाद में जानते क्या है? अब आप समझ सकते हैं, ये गुलाम था। किसका गुलाम था? ऐबक का गुलाम था। बाद में दामाद बन जाता है क्योंकि ऐबक अपनी लड़की पुत्री का शादी किसके साथ कर देता है? इल्तुतमिश के साथ शादी कर देता है दोस्तों। अब देखिए, अब इल्तुतमिश जब ये ऐबक का गुलाम हो जाता है तो गुलाम होने के बाद इसके सुल्तान बनने से पूर्व, पहले बात देखिएगा, जब ये सुल्तान नहीं था तो यहां दोस्तों देखिए, सुल्तान बनने से पूर्व कहां का गवर्नर था? तो जरा ध्यान दीजिएगा, सुल्तान बनने से पूर्व यह बदायूं
बदायूं, देखिए बदायूं का गवर्नर था। अब दोस्तों समझ सकते हैं कि देखिए जब इल्तुतमिश सुल्तान नहीं था उसके पहले की हम बात कर रहे हैं, उसके पहले ही कहाँ का गवर्नर था। तो सुल्तान, देखिए सुल्तान बनने से पहले ये बदायूं का क्या था, गवर्नर था। अब आप समझ सकते हैं दिल्ली सल्तनत में, इधर देखिए भैया, देखिए दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान की उपाधि ली थी। अब आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसके पहले देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक इन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं लिया था और आराम शाह भी उपाधि की ऊपर नहीं लिया था। मतलब देखा जाए तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण किया। और सुल्तान की उपाधि कौन धारण करता है, जो खलीफा से सनद पत्र पर हस्ताक्षर किया जाता है, सनद पत्र प्राप्त किया रहता है, वही जानते हैं वही उपाधियां प्राप्त करता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो खलीफा से इन्होंने सनद पत्र लिया था, जिससे कारण से ये सुल्तान की उपाधि धारण किया था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत में पहला शासक कौन है दोस्तों, तो यही है इल्तुतमिश है। अब चले देखिए इन्होंने क्या किया था, अपने नाम का सिक्का चलाया था दोस्तों, अपने नाम का सिक्का चलाया था। तो जरा ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं दोस्तों ये देखा जाए तो सुल्तान की उपाधि धारण करने के बाद अपने नाम का सिक्का जारी किया था दोस्तों। आइए चलते हैं। अब देखिए और क्या काम किया दोस्तों इल्तुतमिश ने, और क्या काम किया इन्होंने, देखिए इन्होंने अपनी राजधानी देखो भैया, पहले लाहौर थी, लाहौर से राजधानी कहां कर दिया, लाहौर से दिल्ली। दोस्तों देखो लाहौर से राजधानी कहां ले गया, दिल्ली ले गया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिल्ली स्थापित किया, लिख सकते हैं स्थापित किया। तो ये देखिए, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पहले राजधानी कुतुबुद्दीन जब शासक बना 1206 से 1210 ईस्वी में, उस समय राजधानी थी लाहौर। मगर ये क्या किया इल्तुतमिश ने, ये मतलब एक प्रकार देखा जाए गुलामों का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश था। अब देखिए इन्होंने देखा जाए तो राजधानी चेंज कर दिया, लाहौर से दिल्ली हस्तांतरण कर दिया। ऐसा करने वाला दोस्तों, ऐसा करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। तो देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान किसे माना जाता है, जो अपनी ही राजधानी चेंज कर देता है। तो ऐसा करने वाला प्रथम सुल्तान था। तो कहीं देखा जाए तो, और देखिए इन्होंने प्रशासन की अच्छी व्यवस्था करने के लिए दोस्तों, देखा जाए प्रशासन व्यवस्था, दोस्तों देखिए प्रशासन, देखिए जहां तक सवाल होता है प्रशासन को सुधार किया। कहा देखिए किसी को शासन चलाने से पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, पहले प्रशासन दुरुस्त होगा। जब ये प्रशासन दुरुस्त हो जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, ये आप कहीं ना कहीं देखा जाए शासन चलाने में एकदम आसानी होगी दोस्तों। तो देखिए प्रशासन की सबसे बड़ी बात क्या होती है, इल्तुतमिश एक नया फंडा बनाया था दोस्तों। इन्होंने 40 दल की स्थापना किया था, 40 दल की स्थापना किया था दोस्तों। अब एक चीज और बता दूं, स्थापना किया था, मगर इसको कहते हैं, देखिए कहीं ना कहीं मिलता है तुर्कान ए चिहलगानी दोस्तों, चिहलगानी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तुर्कान ए चिहलगानी।
इन्होंने देखा जाए तो इल्तुतमिश ने 40 दल की स्थापना किया था। इसमें क्या हुआ, इन्होंने सोचा जितने भी तुर्क लोग के बुद्धिमान लोग हैं हम एक 40 दल बनाएंगे और उस 40 दल में दोस्तों हम क्या करेंगे, वो टोटल हमारे गुलाम ही रहेंगे और गुलाम को ही क्या कर दिया, सारा कार्यभार सौंपने का आदेश दे दिया। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया तुर्कान चिहलगानी, 40 दल इसका नाम है। तो ये कहीं ना कहीं देख दोस्तों, ये देखा जाए अपने ही शासन चलाने के लिए इन्होंने एक नया मतलब फंडा अपनाया। और देखा जाए तो जहां तक सवाल ही होता है, इसको 40 दल भी कहते हैं, गुलाम 40 कहते हैं या 40 तुर्कान चिहलगानी कहते हैं। तो दोस्तों अगर थोड़ा सा इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम वीडियो बढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं, देखा जाए तो तराइन का द्वितीय युद्ध, आइए देखते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। अब देखिए द्वितीय युद्ध भी हुआ था, द्वितीय की बात कर लें तो जरा ध्यान दीजिएगा, द्वितीय युद्ध। अब जरा ध्यान दीजिए द्वितीय तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ, इसके विषय बता दूं आपको दोस्तों। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, 1215 ईस्वी में। जब देखिए 1215 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ और किसके बीच हुआ था, तो देखिए भैया तराइन का द्वितीय जो युद्ध हुआ था, देखिए इल्तुतमिश दोस्तों, इल्तुतमिश वर्सेज देखा जाता है यल्दौज थे, यल्दौज। अब आप समझ सकते हैं कि इल्तुतमिश और यल्दौज वर्सेस कर देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए जाए वर्सेस की बात करते हैं तो देखिए इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में तराइन का तृतीय होगा, क्योंकि द्वितीय तो हो चुका है, प्रथम द्वितीय तो हो चुका है दोस्तों, ये तृतीय होगा, तृतीय युद्ध। अब आप समझ सकते हैं, प्रथम तो मैंने बताया है, प्रथम कब लड़ा गया 1151 ईस्वी में, 1151 ईस्वी में। सेकंड कब लड़ा गया 1192 ईस्वी में लड़ा गया। और देखा जाए तो तृतीय की बात आती है तो 1215 ईस्वी में लड़ा गया युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध कहा जाता है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, देखिए इसमें विजय कौन प्राप्त किया दोस्तों, ये विजय प्राप्त किए, इसको ध्यान दिए। ये यल्दौज कहाँ का गवर्नर था, ये गजनी का सूबेदार था, इसका ध्यान देना, गजनी का सूबेदार था, इसका ध्यान देना। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए विजय प्राप्त कौन किया है, इल्तुतमिश किया है। और देखा जाए तो और दूसरी बात बता दूं दोस्तों, और ये पराजित हो जाता है, कौन पराजित, ये पराजित हो जाता है। और पराजित होने के बाद इसमें क्या किया जाता है, इसको मार डालते हैं, मारा जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं गजनी तक अधिकार किसको हो जाता है, ये इल्तुतमिश का अधिकार हो जाता है। इल्तुतमिश देखा जाए तो जहां तक सवाल है कि इस देखिए ये गजनी पर, देखिए गजनी का सूबेदार किसे नियुक्त किया जाता है, सूबेदार। तो अपने ही देखा जाए तो जहां तक सवाल होता है, गजनी का सूबेदार ख्वारिजम शाह को बनाया जाता है, ख्वारिजम शाह। देखिए ख्वारिजम शाह को नियुक्त किया जाता है। देखिए दोस्तों ख्वारिजम शाह को नियुक्त किया जाता है, इसको गजनी का सूबेदार बनाया जाता है, गजनी का सूबेदार बनाया जाता है, सूबेदार। दोस्तों ध्यान देना इस चीज के लिए, एक गजनी का सूबेदार बनाया जाता है। मगर मामला क्या हो जाता है, जरा ध्यान दीजिएगा कि उस समय इनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद इनका एक पुत्र यहाँ गजनी का सूबेदार बन जाता है। उस देखिए जाए तो कौन सा है, तो देखा जाए तो जहां तक सवाल है कि यहाँ गजनी के जो सूबेदार बन जाता है दोस्तों, उसे कहते हैं मत्र या मत्र बरनी, समझे, कहीं लिखा मंग बरनी लिखा रहता है, कहीं मत्र बरनी लिखा रहता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है दोस्तों। तो देखिए मत्र बरनी की बात कर लेते हैं, मत्र बरनी वहां का सूबेदार बन जाता है। इसी बीच में एक घटना घट जाती है दोस्तों, इसी बीच में एक घटना घट जाती है। घटना क्या घट जाती है, जब गजनी का सूबेदार ख्वारिजम शाह होता है तो उसी मर जाता है, मरने के बाद उसका पुत्र बन जाता है, इसी का पुत्र है और पुत्र बन जाता है। उसी समय क्या होता है 1221 ईस्वी में मंगोल, इधर ध्यान देना, मंगोल की बात कर ले, मंगोल ने चंगेज खान जानते हैं, चंगेज खान ने मत्र, देखिए
मंगबरनी की बात करते हैं। मंगबरनी के ऊपर आक्रमण कर देता है दोस्तों। जब आक्रमण कर देता है तो ये अपनी जान बचाने के लिए किसके पास जाते हैं? अपनी जान बचाने के लिए दोस्तों ये जाते कहाँ हैं? ये इल्तुतमिश के पास आते हैं। कहते हैं कि मेरे पिता आपकी सेवा किए हैं, आप मेरी मदद करो। मगर जानते हैं इल्तुतमिश ने साफ इनकार कर देता है। इल्तुतमिश मदद करने से इनकार कर देता है। और कहीं ना कहीं देखा जाए अगर इनकार न किए होते तो मंगोल चंगेज खान दिल्ली पर भी आक्रमण कर देता। मगर ये सिंध तक आया। कहां तक आया? सिंध प्रांत तक आया। एक ध्यान देना, कहीं कहीं लिखा रहता दिल्ली तक आया और वापस चला गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जहां तक सवाल होता है कि सिंधु नदी तक, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हमारे समझ में आ रहा है, सिंधु नदी तक आया था और ये वापस चला गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये आपका दो टॉपिक मैंने पढ़ाया, एक तराइन का तृतीय युद्ध और गजनी पर सूबेदार जो बदला गया ख्वारजन शाह को लगाया। अब ख्वारजन शाह ने के बाद उनका पुत्र बना मतबन्नी और उसके बाद 1221 में चंगेज खान ने इस पे आक्रमण कर दिया। तो दोस्तों अब चलते हैं, देखा जाए तो इल्तुतमिश ने और क्या काम किया है। तो देखिए इल्तुतमिश की देखा जाए कार्य क्या है। तो दोस्तों देखते हैं कार्य क्या है। तो ये देखिए सबसे पहले इन्होंने एकता प्रणाली चालू किया है। एकता प्रणाली, ठीक है ध्यान देना, एकतादारी ले लो ऐसे, एकतादारी प्रणाली चालू किया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो एकतादारी क्या मतलब क्या होता है? वेतन के बदले, दोस्तों अब देखिए एकतादारी में क्या होता है? वेतन के बदले भूमि देना। वेतन के बदले क्या मिल रहा है? वेतन के बदले भूमि देना, इसी को कहते हैं एकतादारी। क्या कहा जाता है? इसी को एकतादारी कहा जाता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने और कुल मिलाकर देखा जाए इन्होंने सिक्के जारी किया है। सिक्के कौन कौन से जारी किए हैं दोस्तों? आइए देखते हैं। सिक्के की बात करते हैं, इन्होंने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। अब देखो कौन कौन सिक्के चलाए थे शुद्ध अरबी के। पहला नंबर है चांदी का टंका। और क्या है भैया? तो दूसरा देखिए, पहला है चांदी का टंका, दूसरा है तांबे का जीतल। देखिए तांबे का जीतल चलाया था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो और क्या काम किया है? तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जहां तक सवाल ही होता है, इन्होंने इल्तुतमिश कार्य भी किए थे। दूसरा कार्य किए हैं कुतुब मीनार। देखो भाई कुतुब मीनार की बात कर लें। कुतुब मीनार की नींव डालने वाला इल्तुतमिश है। मगर देखिए 2 से लेकर 4 मंजिल का निर्माण, देखिए 4 मंजिल का निर्माण कौन किया था? तो देखा जाए तो ये इन्होंने इल्तुतमिश ने किया। 2 से 4 मंजिल का निर्माण इन्होंने किया। और 5वीं मंजिल का निर्माण करने वाला शासक कौन है भैया? देखा जाए तो फिरोज शाह तुगलक। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुतुब मीनार का भी इन्होंने कार्य किया है। और देखा जाए तो कुल मिलाकर इल्तुतमिश की बात कर लें, इन्होंने तुर्कों द्वारा भारत में प्रथम मकबरा का भी निर्माण किया है। ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट में है दोस्तों। भारत में मकबरा बनाने का श्रेय यही इल्तुतमिश का ही है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए मकबरा बनाने का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। और कहीं और देखा जाए तो कुल मिलाकर इन्होंने न्याय के लिए जंजीर टंगवाई थी। न्याय के लिए जंजीर टंगवाई थी दोस्तों। अब थोड़ा छोटा बोर्ड पड़ जा रहा है। न्याय के लिए इन्होंने गेट के सामने शेरों को दो शेरों के गले में घंटियां बनवा दी थी और जो घंटी बजा देता था उसको तुरंत फरियाद लग जाता था। और ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये इल्तुतमिश के लिए बहुत ही उपयोगी था। और उस समय देखा जाए तो भारत में इनका शासन प्रशासन बहुत चुस्त और दुरुस्त था दोस्तों। और देखा जाए तो जहां तक 1236 में उनकी मृत्यु हो जाती है। और देखा जाए
तो ये अगर आपको वीडियो लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों, क्योंकि बड़ी मेहनत करता हूँ गर्मी में, इतनी गर्म है मौसम में। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार जी।